नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और ये वीकली शो है जो हम सुनील सर के साथ डिस्कस करते हैं कि अगले हफ्ते के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें जो मार्केट को ड्राइव कर सकती है या जिनका मार्केट के ऊपर असर पड़ने वाला है। पिछला हफ्ता थोड़ा छोटा था, चूंकि त्योहार था, दिवाली था, उसकी वजह से काफी कुछ बदला है, काफी कुछ अगले हफ्ते होने वाला है। उस सब पे विस्तार से लोग चर्चा करेंगे, तो इसलिए ये जो खास शो है मार्केट नेक्स्ट वीक वाला, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो लास्ट वीक हुई वो ससरी तौर पे आपको बता दूँ मैं कि हमारे दिमाग में कुछ 3 क्वेश्चन्स हैं कि जो पिछले थर्सडे, फ्राइडे को मार्केट में हुआ तमाम पॉजिटिव खबर्स के बाद वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे? दूसरा, ये जो कच्चा तेल है उसमें डेवलपमेंट ये हुआ कि क्रूड ऑयल में तेज़ी आई, उसके पीछे कारण था कि रूस की 2 कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगे। क्या इंडिया की स्टोरी में ऑयल प्राइस का राइज़ एक विलेन के तौर पे हो सकता है? और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चाइना, अमेरिका और रूस के बीच जो तनातनी चल रही है, वो क्या सॉल्व होगी या और बिगड़ जाएगी? इन 3 प्रश्नों का जवाब हमें सुनील सर से लेना है। ये लास्ट वीक के सारे डेटा है, नंबर हैं, जो हम बीच-बीच में आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि एफआईआईज़ ने लास्ट वीक अपनी सेलिंग थोड़ी कम की, उससे पहले भी कम की, रादर 10-15 ट्रेडिंग सेशन से उनका रुझान कुछ कम हुआ है। और ये वो खबरें हैं जो अगले हफ्ते होने वाली हैं, यानी सैंक्शंस जो लगाया गया था रशियन कंपनीज के ऊपर, वो अब धीरे-धीरे असर दिखा रहा है। रिलायंस ने कहा है कि वो अपने नए ऑप्शन का शायद जल्द मुहैया भी कर लिया है। शी जिनपिंग की मीटिंग है 30 तारीख को। 1 तारीख से चाइना पे 100% टैरिफ लगेगा कि नहीं लगेगा, बट डेट तो अभी भी बनी हुई है। यूएस फेड की मीटिंग भी है और ट्रेड डील जो इंडिया यूएस की है, वो अभी तक फाइनल। तो तमाम सारे इन प्रश्नों का हम सुनील सर से जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनील सर का बहुत-बहुत स्वागत है। सुनील सर, थैंक यू सो नमस्कार। मच जुड़ने के लिए। और बहुत ही खबरों भरा हुआ हफ्ता अगले बार। और लास्ट वीक दिवाली के मौसम में छोटा हफ्ता था, लेकिन थर्सडे फ्राइडे को जो हुआ मार्केट में, वो किसी के समझ में नहीं आया कि इतनी पॉजिटिव खबरें, सब कुछ ठीक, एफआईआई ने भी ज्यादा बेचा नहीं, फिर भी मार्केट खुश नहीं हुआ, क्यों? तो इसके दो कारण हैं। एक मैं कहूँगा कि प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि एक जो रैली सस्टेन्ड हुई थी स्पेशली कंजम्पशन रिलेटेड प्ले में, तो वो उधर का थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गया था। सेकंड बात ये है कि क्या है कि थर्सडे को जो उम्मीदें बढ़ गई थी, बिकॉज खबर आई कि मोदी जी और ट्रम्प मिलने वाले हैं आसियान में और ट्रेड डील बहुत नज़दीक है, तो एकदम उछाल हुआ था। मगर वो इमीडिएटली आई थिंक पीयूष गोयल के बयान और ये बयान आए कि हम अपना रेड लाइंस को ठीक रखेंगे हम किसी देश के पास। तो एक जो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज, जो कि क्या इसको तमिल में एक सेइंग है मगर तमिल में नहीं कह सकता हूँ, कि सडनली आप उसका एक ख्वाब दिखाना और फिर उसको टूटवाना, राइट। जो हुआ था कि एकदम से सडनली लग रहा था कि ट्रेड डील झट से साइन हो जाएगी और आसियान में दोनों मिलेंगे और दस्तखत कर देंगे। वो एक उसके बाद जो इमीडिएटली एक नेगेटिव खबरें आई इन टर्म्स ऑफ दिस, वो क्या हुआ था कि वो होता है ना, अगर वो नहीं होता तो मार्केट शायद स्टडी रहता क्योंकि राइट। वो ऊपर ने आकी थोड़ी उधर एक थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी ये करा दिया है बस। बस तो वो नीजक रिएक्शन था दोनों तरफा। डील का होना भी एक नीजक रिएक्शन की तरफ था और उसके बाद करेक्शन आना उस तरफ से। मगर देखिए जो गेन्स थे वो जारी थे, और इनफैक्ट आप सेक्टरल देखेंगे तो आपको जो बात मैं कह रहा हूँ साफ आ जाएगा इधर, कि जो टैरिफ रिलेटेड चीजों के ऊपर थोड़ा अभी क्या कहते हैं, आशा बढ़ गई है और जो रिस्क लिख रहा है वो नीचे लिख रहा है। तो इसीलिए आईटी का चलना, मेरा मानना है कि सेक्टर रोटेशन के अंदर आईटी बहुत अच्छा चला। करेक्शन के बावजूद 3% करीब आप था फुल वीक का। अगर वो स्लाइड दिखाएंगे आप, वो एक जो टॉप परफॉर्मर स्लाइड, और खास करके देखिए कि मिड एंड स्मॉल कैप में आउट परफॉर्म किया लार्ज कैप को। तो ये बात अगर यह साफ दिख रही है, टॉप ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, तो बेस्ट परफॉर्मर था इस हफ्ते का स्मॉल कैप, फिर मिड कैप, उसके बाद आया आपको लार्ज कैप। यानी सेलिंग उसको आपको साफ पता लगता है कि सेलिंग ज्यादातर लार्ज कैप स्पेस में हुआ था जो थर्सडे फ्राइडे को हुआ था। इसीलिए वो करेक्शन जो ईयर का वीक का चार्ट है उसमें दिख रहा है कि आपको डोमेस्टिक बाइंग नहीं इसको सपोर्ट दिया, और कौन से सेक्टर ने उसको कंट्रीब्यूट किया अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि आईटी और पीएसयू बैंक, जो हम बात कर रहे हैं पिछले 2-3 हफ्ते से, हम कुछ महीनों से बात कर रहे हैं कि ये दोनों है आउटलुक वाली जो सेक्टर है जहाँ पे अच्छा हो सकता है। क्योंकि
आईटी के बारे में तो मैंने कह दिया, बहुत और कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ओवर करेक्टेड टेरिटरी में था, और एक सेक्टर रोटेशन में अभी वो आईटी चलना शुरू हो गया है। और पीएसयू बैंक का मैंने कहा कि अल्टीमेटली बहुत से रिफॉर्म्स हो रहे हैं जो बैंकिंग सेक्टर में, उसमें पीएसयू बैंक्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। गवर्नर ने जो भी अनाउंस किया है, उसके अलावा बातचीत भी चल रही है कि एफडीआई को उधर अलाउ करें, इन पीएसयू बैंक्स को लिमिट बढ़ा दें, मर्जर की बात भी हो रही है। तो बहुत से पॉजिटिव खबरें हैं, और अल्टीमेटली ये कंजम्पशन की बढ़त, जो दिवाली की तोड़फोड़ जो सेल्स हुई है, एक्चुअली हमने वो डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज लास्ट टाइम हमने बात किया वो बिफोर दैट, राइट। तो तोड़फोड़ की सेल्स हुई, तो कंजम्पशन की जो बढ़त हुई ना, उसका इम्पैक्ट होगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर, और कैपेसिटी अपना जो प्राइवेट सेक्टर का कैपेसिटी क्रिएशन में। तो उधर भी पीएसयू बैंक्स के लिए लेंडिंग की बहुत अच्छी ऑप्शंस है। तो इसलिए वो सेक्टर्स आउट परफॉर्मर रही है। और ग्रीन टेरिटरी में फार्मा भी है, आईटी भी है, और रियल्टी की भी मैंने बात की थी कि थोड़ा डिलेड होगा रियल्टी का रिवाइवल। जीएसटी कट का इम्पैक्ट आपको 6-9 महीने में देखेंगे, बट धीरे धीरे वो जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है इस साल के अंदर, आप देखें तो रियल्टी और आईटी दोनों बहुत अंडर परफॉर्मिंग थे, वो थोड़ी आगे बढ़ रही हैं। और करेक्शन वाली सेक्टर में आप देखें तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, इसमें सब प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, क्योंकि जबरदस्त रैली हुई थी उधर, तो उधर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग और एक थॉट प्रोसेस विद इन डीआईएस, क्योंकि अभी भी एफआईएस का बहुत नेगेटिव या बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं डीआईएस की बाइंग की एक्शंस या सेलिंग की एक्शंस। तो डीआई धीरे धीरे अपना टैरिफ ओरिएंटेड सेक्टर्स पे पॉजिटिविटी बता रहे हैं। तो मेरा मानना है कि डील का होना अभी और नजदीक लग रहा है, डिस्पाइट ऑल द चीज जो थर्सडे को डिसअपॉइंटमेंट आया था कि इमीडिएटली नहीं साइन होगा, और मोदी जी ने कहा कि मैं वर्चुअली पार्टिसिपेट करूंगा, वो एक नेगेटिव था जिसके कारण एक प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन शुरू हुई थी। मगर अब आने वाले वीक के बारे में सोचते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में शायद आपने वो डाला हुआ है कि क्रूड ऑयल का अपने पूछा। सर, क्रूड ऑयल में मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो 2 कंपनियों पे सैंक्शन लगाया गया, ल्यूक ऑयल और रोजनेफ्ट पे, तो उसकी वजह से भारत को खरीदने में दिक्कत होगी, इसलिए रिलायंस ने अपना पहले क्लैरिफिकेशन दे दिया कि हमने बंद किया और गल्फ में हम डील कर रहे हैं। तो एक तो इसका इम्पैक्ट हमें समझाएगा। दूसरा मुझे ये समझाइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्रूड ऑयल में जो पिछले हफ्ते 7-8% की रैली बनी है, और क्रूड हमने देखा कि सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर एसेट है इस समय किसी भी कमोडिटी क्लास में, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब जब सेटल होने लगे तो क्रूड एक बार बड़ी रैली दिखाए जो हमारे लिए स्पॉइलर बन जाए, क्योंकि हमने पिछले साल 6 महीने से $60-65 की अकाउंटिंग कर रखी है। तो क्रूड एक आपको अलग से एक्स फैक्टर लगता है मार्केट के लिए नेगेटिव? नहीं, मेरा ऑपोजिट व्यू है क्रूड का कि वो एक बैरिश टेरिटरी में ही रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड का सप्लाई डिमांड का सिचुएशन अगर देखें, मैंने बहुत से रिपोर्ट्स पढ़े हैं, सप्लाई एक्सेस में ही है। ओपेक भी अपनी प्रोडक्शन को स्टेप अप करने की ही कोशिश कर रही है, और इसीलिए ऑयल प्राइसेस का बहुत ज़्यादा बढ़ना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। ओके, 1 नंबर 2 इज इंडिया के बजट में भी हमने $70 का फैक्टर किया है, तो जब तक ये 70 पार नहीं करता हमारे लिए उतनी दिक्कतें नहीं है। सेकंड, तीसरी बात है कि मैं थोड़ी एक बहुत विपरीत मेरा विचार है इसमें, जो बताऊं मैं, और इसका कोई एविडेंस नहीं है, ये मेरी सोच है कि एक्चुअली ये ट्रम्प ने ये एक्शंस क्यों लिया है ना, उन्होंने गिव अप कर दिया सॉल्व करना रशिया यूक्रेन वॉर को, राइट। क्योंकि ये सैंक्शन जो उन्होंने आज लगाया वो 6 महीने पहले भी लगा सकते थे। अगर उनको सीरियसली रशिया को हर्ट करना था, राइट, इस तरह से वो ये सैंक्शन पहले ही लगा सकते थे ना। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उन्होंने इंडिया पर सैंक्शन लगाकर रशिया के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की, ताकि रशिया नेगोशिएटिंग टेबल पे आए और ट्रंप उसमें जाके वो सॉल्यूशन, रशिया यूक्रेन वॉर का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करे। अब वो टोटल फेलियर हो गया। अब वो डायरेक्ट रशिया के ऊपर कार्रवाई लेने की सुन रहे हैं, क्योंकि अब उनको क्लियर, और पुतिन के साथ बातचीत होने था उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया, राइट। तो अब सिचुएशन बदल गई है कि अब वो डायरेक्ट रशिया के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरी एक अलग तरीके की सोच है, वो ये है कि
इंडिया और बात कर, ये याद रखना जरूरी है, मैं सबके लिए बता रहा हूं कि मुझे कुछ खबर नहीं है, ये प्योरली मेरी थॉट प्रोसेस है। ओके, इसमें कोई एविडेंस नहीं है, किसी ने कुछ बताया नहीं मुझे, पर मेरा मानना है कि यूएस और इंडिया की जो ट्रेड टॉक्स हो रही है, उसमें जो यूएस हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है कि रशियन ऑयल की खरीदारी को कम करो, तो हमारी ट्रेड टीम ने ही उनको बताया कि भैया आप रास्ते बंद कर दो, हम ऑटोमेटिकली ये बंद कर देंगे। आप समझ Sir, रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं? I echo with your views. Okay. That is the very technical and systematic way to stop crude oil from taking Russia. राइट। एंड सेकंड बात इसमें है कि ब्यूटी क्या है इसमें, ये है कि कई भी स्टेटमेंट, और उसके बाद वाली स्टेटमेंट पढ़ो, हम नहीं कह रहे कि हम कम करेंगे या नहीं, हम कह रहे हैं कि ऑयल कंपनियां डिसीजन लेगी भैया। अगर सैंक्शन हो गया, ऑयल कंपनियां नहीं खरीद सकती, नहीं खरीदेगी, सिंपल सी बात है, बात खत्म। तो मेरा मानना है कि एक्चुअली ये ट्रेड डील को और आसान बनाता है। राइट। क्योंकि दो तीन चीजें, और मैंने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था, शायद आपने देखा, कि पहली चीज है कि रशिया के साथ हमारा डिस्काउंट बहुत कम हो गया है, नंबर वन। तो अभी उतना डिस्काउंट नहीं रहा, अभी $23 का डिस्काउंट था पहले, अभी $2.5 या $3 का ही डिस्काउंट बन रहा है, नंबर वन। नंबर टू, रशिया भी उतना उत्साहित नहीं है, क्यों बताए आपको? अभी वो पेमेंट जो हम कर रहे हैं ना, हम रुपए में कर रहे हैं, और रशिया ने कह दिया कि हमारे पास रुपए भर भर के, क्योंकि हम उतने चीज आपसे नहीं खरीदते जिसको रुपए के इस्तेमाल से हम रिपे करें, तो अभी रुपए में मत दीजिए, अब डॉलर में भी हम नहीं दे पाएंगे, और हम रूबल कहां से लाएंगे? समझे? क्योंकि डॉलर में दिया तो वो फ्रीज होता है ना उनका। यस यस यस। चाइना के साथ रशिया का ट्रेड है बहुत, तो चाइना जो रशिया से तेल खरीद रही है उसको वो युआन में पे कर सकते हैं, क्योंकि रशिया जो चाइना से खरीद रहा है उसको युआन में सेटल कर हो जाएगा। पर इंडिया रशिया में, इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करती है रशिया को, ज्यादा इंपोर्ट करती है, डिफेंस हो या ऑयल हो। तो ये रुपी रूबल का ट्रेड बैलेंस भी बहुत दिक्कत, इसलिए रशिया भी उतना हमारा डिस्काउंट को कम करता जा रही है, क्योंकि उनको किसी और देश जो उनको किसी और तरह पैसा दे, रुपए नहीं दे। तो ये एक साइलेंटली हो रहा है, और ग्राउंड लेवल में जो ऑयल कंपनियां हैं, वो अगर सैंक्शन लग गई तो इट्स ऑटोमेटिक चॉइस। ऐसा नहीं कि एज ए डिसीजन इंडिया को बताना है कि हम रशिया को ऑयल कम करें, वो अपने आप कम हो जाएगा भैया। अभी पिछले महीने तक 35% ऑफ आवर ऑयल इंपोर्ट वाज रशिया, मानते हैं, मगर ये लग गया तो ऑटोमेटिकली हम जाके दूसरे। और इसमें ही दूसरी बात है, क्या ट्रेड डील के लिए सपोर्टिव है कि हमारे पास और 12 से 15 बिलियन डॉलर एडिशनल यूएस से ऑयल खरीदने के लिए रूम है। अभी 10% ऑफ आवर ऑयल रिक्वायरमेंट्स हम अमेरिका से खरीदते हैं आज के दिन में, 35% रशिया, 10% अमेरिका। अब ये रशियन ऑयल नहीं खरीद पाए बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, तो हम 12 से 15 बिलियन डॉलर ज्यादा तेल अमेरिका से खरीद सकते हैं। और वो 12 से 15 बिलियन बड़ा नंबर है, क्योंकि हमारा गुड्स का ट्रेड सरप्लस $48 बिलियन ही है। हमारा जो ट्रेड टोटल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट $48 बिलियन ही हमारा सरप्लस, उसमें 12 बिलियन टू 15 बिलियन इससे सेट कर दिया तो सीधा 48 बन जाएगा 36। तो वो भी एक विन सिचुएशन होगा ना अमेरिका के लिए, कि ट्रेड बैलेंस भी हम सेट राइट कर रहे हैं। और इसके पीछे और एक चीज है, वो है कि एग्रीकल्चर में भी, मैं बीटीए का भी डिस्कशन इसमें कवर कर लेता हूं, एग्रीकल्चर में भी एक नया उपाय ढूंढा है हमने, कि हम एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अमेरिकन कॉर्न को इस्तेमाल करेंगे, जो पेट्रोल में हम ब्लेंड कर रहे हैं। हमारा शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट एथेनॉल आ जाता है ना, बेगास को लेकर वो ये करते हैं, पावर जनरेशन करते हैं, और शुगर एक बाय प्रोडक्ट एथेनॉल है। मगर उस एथेनॉल को हम अगर उधर अमेरिकन कॉर्न से स्पेसिफिकली एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इंपोर्ट करें, तो एक तरह से वो हमारी एनर्जी नीड को भी सॉल्व करती है, और हमारे ओवरऑल एग्रीकल्चर पे इतना इंपैक्ट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये सब थोड़ी ऑर्केस्ट्रेटेड है। ओके, कितना सच कितना झूठ मैं नहीं बता सकता, बट मेरी थॉट प्रोसेस यही है कि जैसे सब पॉजिटिव है डील साइनिंग के लिए, मगर
इमीडिएटली होगा कि नहीं, इसमें वो भी एक सोच है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एशियान नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको एक चीज है कि ट्रंप ऑलवेज बायलैटरल मीटिंग को हाईजैक कर लेते हैं, और वो मीटिंग के बाद एज इट इज फोन कॉल के बाद वो बता रहे हैं कि इंडिया ने कहा कि हम कम कराएंगे, इंडिया ने कहा ये वो, उधर मिल लेते तो वो उनकी तरफ से हाईजैक कर लेंगे डील को कि मैंने साइन कर दिया। और क्या है कि जब भी डील साइन होता है ना, तो समझिए दो चीज है, दोनों तरफ ये विन विन तो पेश करेंगे, अमेरिका कहेंगी हमारी विन है, इंडिया भी करेंगी, वो तभी डील सक्सेस होगा, नंबर वन। और दोनों तरफ गिव एंड टेक भी होता है। मगर अब हमारे लिए वो अनाउंस करना उचित नहीं है। क्या? गिव टेक अनाउंस करना तो अच्छा है, गिव अभी अनाउंस करना जो भी है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन है भैया। यस। सो ये टाइमिंग सही नहीं है। वो जाके उधर एक पब्लिक फोटो ऑफ करके ट्रंप इमीडिएटली ट्वीट में डाल दे कि मैंने ये कर दिया, और उसका कुछ नेगेटिव इधर आ गया, फिर वो इलेक्शन में जाके, तो मेरे ख्याल में ये सावधानी से कर रहे हैं, धीरे धीरे, जैसे बिहार का इलेक्शन खत्म होगा उसका अलग एक करेंगे, और इस बार शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले ट्वीट करेंगे डील के बारे में बिफोर ट्रंप। आई एग्री सर। और ये अगली एक प्लेट डिस्कस करूं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो अभी सुनील सर ने कहा, दर्शक को ध्यान समझे, ये किसी फैक्ट पे नहीं, ना किसी ने बताया है, और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि ये जो ऑयल कंपनी में सैंक्शन लगाया गया रोजनेफ्ट और ल्यूकॉयल पे, ये शायद हिंट किया गया कि आप ऐसा करो तो तेल हम अपने आप बंद कर देंगे, जीरो हो जाएगा। अभी हमारी जो 3 मार्केटिंग कंपनी है सरकारी और एक रिलायंस, ये लोग ले रहे हैं। नयारा का तो वैसे ही बंद हो गया जब उनका, चूंकि रोजनेफ्ट की कंपनी है वो। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डील, भारत की डील साइन हो, उसकी तरफ आगे बढ़े इस जरिए से, दैट इज ऑर्केस्ट्रेटेड, परफेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं। एक सर मैं आइडिया दूं, रशिया को आइडिया दे कि वो मुझसे रुपए में खरीदता रहे डील, और वो रुपया इकट्ठा करके यहाँ सोना खरीद ले एमसीएक्स पे, और उसके बाद सोना को जहाज में भर के यहाँ ले जाए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सर, ये अगली जो प्लेट है, जो टैरिफ इम्पैक्ट, तो ये टैरिफ का इम्पैक्ट, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये टैरिफ का इम्पैक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली मैं अगले हफ्ते की एक, आपने बताया था ना कि फेड की मीटिंग बैठक है, तो फेड की बैठक में सोच क्या है, देखिए इंडिया में ना आरबीआई के काम थोड़ी आसान है, थोड़ी मुश्किल है। आसान क्या बता रहा हूँ, मुश्किल क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे आसान है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन का ट्रेड ऑफ देखना है, और उसमें इंडिया एक सप्लाई ड्रिवन इकोनॉमी है, क्यों, तो उतना डिमांड ड्रिवन नहीं है, तो इन्फ्लेशन का ग्रोथ का जो बैलेंस होता है उसको देखना है, और उनका दिक्कत होता है करेंसी को भी मैनेज करना है। बट अमेरिकन फेड का इससे डिफरेंट है, उधर भी ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ तो मैनेज करना है, मगर तीसरा वेरिएबल हमारे यहाँ पर जो करेंसी है, उनके यहाँ पे वो है अनएम्प्लॉयमेंट। करेक्ट। तो उनके लिए जो ट्राइपार्टाइट, यहां भी ट्राइपार्टाइट होता है, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, करेंसी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं एक तरफ मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी से, और उधर जो, तो क्या है कि अब टसल क्या हो रहा है कि एक तरफ जॉब मार्केट दिखाइए कंटिन्यूअसली नेगेटिव पे जा रहा है, राइट। इसका इम्पैक्ट क्लियरली दिख रहा है कि यूएस जॉब मार्केट में लेबर का प्रॉब्लम है, और इसका कारण क्या है, ये टैरिफ रिलेटेड ही है, क्योंकि अब वो टैरिफ वाला स्लाइड दिखाइए जी। टैरिफ का इंपैक्ट किसके ऊपर आ रहा है, ये गौर से पढ़िए। 51% अमेरिकन बिजनेसेस, यस, फिर 37% अमेरिकन कंज्यूमर। तो टैरिफ का मुनाफा यूएस गवर्नमेंट को मिल रहा है, मगर वो मुनाफा का असर पड़ रहा है उन्हीं के बिजनेसेस और उन्हीं के कस्टमर्स के ऊपर। तो इसलिए आपको इन्फ्लेशन टाइट है, मगर फेड को इन्फ्लेशन को इग्नोर करना पड़ रहा है, उनके टारगेट में नहीं आए, फिर भी लेबर मार्केट, और क्लियरली लास्ट टाइम फेड गवर्नर ने बता दिया ये कि मैं रेट कट लेबर मार्केट की वीकनेस के कारण कर रहा हूं, तो अभी भी इस क्वार्टर, अगले हफ्ते भी आप और एक रेट कट का उम्मीद रख सकते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेट कट ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, मगर ये रेट कट का सिलसिला जारी रहा, और ये जो टैरिफ वाली इंपैक्ट उधर आ रही है, तो डेफिनेटली अमेरिकन इकोनॉमी एक तरह की स्टैगफ्लेशन की लेवल पे पहुंच रही है। स्टैगफ्लेशन होता है कि ग्रोथ दब रही है मगर इन्फ्लेशन हाई है। नॉर्मली क्या होता है, ग्रोथ गिरता है तो इन्फ्लेशन भी गिरता है,
हम्म, ये ऑपोजिट है। ये है कि ग्रोथ भी गिर रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। वेरी हम्म, अनयूजुअल सिचुएशन। इसी को कहते हैं स्टैग्नेंट ग्रोथ विथ हाई इन्फ्लेशन, उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। करेक्ट। अमेरिकी इकोनॉमी एक स्टैगफ्लेशन की दर पर है। तो क्या होता है कि इसमें डॉलर की वीकनेस, फेड के रेट कट के पीछे एक डॉलर की वीकनेस। हम्म, तो ये क्यों मैं बता रहा हूं कि जो आपने पूछा ना, ये रशिया चाइना अमेरिका का जो बात, राइट, तो हम्म, अल्टीमेटली ये टैरिफ अगर लगाते हैं चाहे हम्म, अमेरिका में, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा तो जो टैरिफ वाली स्लाइड है वो और भी भयंकर हो जाएगी, क्योंकि करेक्ट। यूएस बिजनेसेस का चाइना के साथ बहुत सा ताल्लुक है। और हम्म, अभी तक वो एडिशनल टैरिफ लगी और लग गया तो और भी वर्स सिचुएशन हो जाएगा यूएस का, हम्म, राइट। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो यूएस का चाइना के साथ, वो एक तगड़ी झगड़ा है, मगर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली यूएस को बैक डाउन करना पड़ेगा। इम्पैक्ट हम्म, इसका यूएस इकोनॉमी के ऊपर आ रहा है और ये पनिशिंग टैरिफ लगा रहे हैं वो। मगर गठबंधन कुछ ना कुछ आ जाएगा। मींस रेयर अर्थ की डिमांड है, रेयर अर्थ के ऊपर एक्सपोर्ट कंट्रोल किया चाइना ने, इसीलिए हम्म, ट्रम्प ने काउंटर एक्शन लिया है। जैसे अभी कनाडा के साथ भी उन्होंने काउंटर एक्शन लिया। हाँ, एक एडवर्टाइजमेंट आ गया, उसके कह रहे 10% टैरिफ। ये है ना, हमारा जो तुगलक करके एक राजा होता था, आपको पता है ना, यस यस। तुगलकी उसने, फरमान मतलब एड से बुरा मान गया तो 10% टैरिफ लगा दिया अभी। तो ये वही मैं कह रहा हूं। तो अल्टीमेटली ये हम्म, सब पोस्चरिंग और ये सब होता है ना, बट अल्टीमेटली हम्म, ये सब का बुरा असर अमेरिकन इकोनॉमी पे पड़ेगा। और हम्म, क्या मेरी बात है कि हमारी मार्केट के लिए हम्म, इसमें डीआई का फ्लोस तो स्ट्रांग रहता है, थोड़ा हम्म, सेक्टर रोटेटिंग होता है, मगर हम्म, इट्स एफआईआई फ्लोस विच डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ आवर मार्केट। और हम्म, यहां पर दिखाया मैंने पिछले एक साल का एफआईआई का मंथ ऑन मंथ का फ्लोस, वो रेड लाइन जो है वो हर हम्म, मंथ पिछले महीने से कितना गिरा, क्योंकि रेड लाइन तो नीचे ही जा रहा है। तो राइट। लास्ट सितंबर से शुरू हुआ ये गिरावट, उस महीने में 43% एफआईआई की फ्लोस मंथ ऑन मंथ गिरी थी। हम्म, अब इस सितंबर में 14% गिरी, यानी आफ्टर 42 इज द हाईएस्ट फॉल इस मंथ में। मगर अगर आप ग्राफ को स्टडी करें तो देखेंगे तो सितंबर टू जनवरी ही ज्यादातर बिकवाली हो गई थी उनकी। यस। तो मैं क्यों बता रहा हूं, तो मार्केट के ऊपर भी नेगेटिव एक्शन उसी वक्त था। हम्म, अब से जैसे आगे बढ़ेंगे, हम्म, बेस इफेक्ट में एक गिरती हुई मार्केट रहेगी। करेक्ट। सर आने वाले दिन लास्ट। में मार्केट आपको पॉजिटिव ईयर ऑन ईयर जो नंबर देखते हैं ना, हम्म, वो पॉजिटिव लगेगी। नंबर वन, इन टर्म्स ऑफ हम्म, एक्चुअल रिटर्न्स, तो वन हम्म, ईयर रिटर्न आपको धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि बेस ही हाँ, गिर रहा है। या समझिए आपने। सेकंड बात है कि इवन एफआईआई फ्लोस की भयंकर गिरावट के ऊपर आज फ्लोस को भी कंपेयर करेंगे तो उसके बाद देखिए बहुत फ्लैट हो गया ये कर्व। यस। तो थोड़ा बहुत उसने मार्च अप्रैल मई में थोड़ा खरीदारी किया, फिर थोड़ा बिकवाली किया, पर ज्यादातर उसी फ्लैटिश टेरिटरी में है। तो इसके बाद एफआईआई फ्लोस को बढ़ना है, राइट। राइट। तो ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। और तीसरी बात मैं यहां से करेंसी का उठाऊं। अब उस पीरियड में जब ने उन्होंने बेचा एक साल में, हम्म, तो उसका सीधा इंपैक्ट आपको दिख रहा है कि एक साल में, ये समवट का है क्योंकि अभी समवट के नजदीकी है, तो एक साल हम्म, आइडियल है। 4.5% हम्म, करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ है। राइट। तो इसमें तीन चीज है। एक, उन्होंने जो पैसा निकाला तो ये हम्म, 4% डिवैल्यूएशन से बच गए। जिसने भी सितंबर अक्टूबर में निकाला लास्ट ईयर, वो एफआईआई ने हम्म, इस नुकसान से बचाया अपने आप को, क्योंकि, परफेक्ट। राइट रॉन। सेकंड बात है कि उनकी सेलिंग ने ही ये शायद ये करेक्शन को डिक्लेयर किया, डिसाइड किया। हम्म, एफआई की आउटफ्लोस ने ही रुपी को वीकन किया। दूसरी बात जो सामने आती है, तीसरी यस। बात है, अगर अब एफआई की थोड़ी बहुत भी फ्लैट होती है तो रुपी का भी स्ट्रेंथनिंग होगा। मैं क्यों बता रहा हूं कि आज एक एफआई सोच रहा है कि ये रुपी का एक साल का 5% डिवैल्यूएशन हो गया है। हम्म, अब निवेश करने के लिए वक्त सही है, क्योंकि और अगले एक साल 5% नहीं हो सकता है। अब हम्म, हिस्टोरिकली देखिए, किसी एक साल में दो कंटिन्यूअस ईयर्स में भयंकर नेगेटिव नहीं हुआ है।
देख रहे हैं आप 2075 समवॉट में 3% का उछाल हुआ था, फिर अगले साल फ्लैट 0.25, फिर अगले साल फ्लैट, फिर एक भयंकर गिरावट 11% आई थी, फिर उसके बाद देखिए फ्लैट फ्लैट। तो क्या है कि अगले साल रुपये का वापस डिवैल्यू होना इज नॉट लाइकली। यस, तो ये बिल्कुल। एक पॉजिटिव है एफआईआई फ्लोज के लिए, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म एफआईआई फ्लोज क्या देखते हैं कितना असर मुझे पड़ सकता है, क्योंकि तब एफआईआई को लगा कि इंडिया का वैल्यूएशन बहुत महंगी हो चुकी है, और वो सेकंड क्वार्टर में जीडीपी का नंबर भी बहुत गिर गया था 5.7 लास्ट ईयर, याद है आपको। तो उस वक्त में सभी एफआईआई ने जोड़ के देखा कि अभी इंडिया मुझे महंगी लग रही है, चाइना मुझे सस्ती लग रही है, और इसी पीरियड में चाइना में 50% रिटर्न मिला है उनको। तो उनका कॉल सही था कि चाइना का दो इट वाज स्लोइंग इकोनॉमी, कुछ स्टिमुलस की अनाउंसमेंट कुछ करने के कारण हाफ द वैल्यूएशन में था, तो 50% रिटर्न उनको मिला। बट इंडिया में जो भी हमारे मार्केट ने इधर 4% एक साल में रिटर्न दिया, वो खा गया सीधा करेंसी डिवैल्यूएशन। तो अब क्या है कि मैं कह रहा हूं दी वर्स्ट इज बिहाइंड अस। मेरा यही कहना है कि अब सिचुएशन मार्केट के लिए पॉजिटिव बन रही है, बिकॉज मुझे एक बेस इफेक्ट का रिटर्न्स आपको दिखना चाहिए। दूसरी बात है कि एफआईआई फ्लोज की भयंकर गिरावट से आज सिचुएशन बेहतर। थर्ड, रुपी का भी करेंसी वीकनिंग हो चुका है अब आने वाले दिन में, और जैसे ही ट्रेड डील का भी कुछ भी अनाउंसमेंट आता है, तो आरबीआई ने भी ये रुपी को डिवैल्यू होने दिया बिकॉज एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट टैरिफ। अगर वो टैरिफ का सिचुएशन में कोई भी सोल्यूशन आता है, तो वो डिफेंड करने की जरूरत, मानी आरबीआई को वीकेंड अलाउ करने की जरूरत नहीं है, मगर आज के दिन में वो था, बिकॉज एक्सपोर्ट के लिए ये पॉजिटिव है ना। 4.5% डिप्रिसिएशन एक्सपोर्ट के लिए पॉजिटिव है, टैरिफ का काउंटर है 5%। समझिए कि 50% टैरिफ में 5% तो इसने टेल लिया बात, तो 45% इफेक्ट रहा टैरिफ का। तो कुल मिला के आने वाले में ऑफ कोर्स डील साइन होना इंपॉर्टेंट है, बट मेरे ख्याल में जो भी वर्ड्स यूएस की तरफ से भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल में एक कुछ ना कुछ डील तो साइन हो जाए। खबर ऐसी मुझे सामने दिख रही है, और वो आएगी तो मार्केट को पकड़ नहीं सकेंगे, बिकॉज फिर एफआईएस के लिए एक बहुत बड़ा रीजन हो जाएगा। क्योंकि याद है मैंने पहले भी कहा था कि एफआईएस क्यों बेच रहे थे, इट वाज नॉट जस्ट वैल्यूएशन, इट वाज दैट उनकी पीईजी रेशियोज में असर आ गया। फ्यूचर ग्रोथ को उन्होंने जो डिस्काउंट किया था, इंडिया का बढ़ती हुई ग्रोथ स्टोरी, उसमें दाग आ गया था बिकॉज ऑफ टैरिफ। और जैसे ही टैरिफ का सिचुएशन में कुछ भी हल होती है, तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी वापस ट्रैक पे लगेंगे उनको। तो मेरे लिए ये सब मिलाकर अगर आप देखेंगे, तो ये एक क्रॉसओवर पीरियड में मानता हूं, जहां से अब से आपको एक साल की रिटर्न, एफआई की फ्लोज, और करेंसी का वीकनिंग, ये सब पीछे हो जाएंगे, और ऑल सब इंप्रूविंग ट्रेंड में दिखेंगे। करेंसी भी इंप्रूविंग ट्रेंड में दिखेगा, ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स भी इंप्रूविंग ट्रेंड में दिखेंगे, और एफआई की फ्लोज भी आपको जो भयंकर गिरावट होना था वो करेक्शन हो गया, अभी बढ़ेंगे। तो ये सब पॉजिटिव्स। अब अगले हफ्ते कितना इसका असर आएगा कहना मुश्किल है, मैं एक ट्रेंड लाइन की। सो अगर मैं सर समराइज करूं इसको, तो एक तो रुपया अपने बहुत अच्छा चार्ट है ये कि 4.5% हो गया, और ये डेटा दिखा रहा है कि अगले साल इतना करेक्शन शायद नहीं होगा। और हमको याद है लास्ट टू लास्ट हमने एक प्लेट दिखाई थी जिसमें एफआई की सेलिंग जब हमने मंथ ऑन मंथ ईयरली बेसिस पे काउंट की थी, तो वो एकदम जीरो के आसपास पहुंच रही थी। और वो अपने इस पिछले डेटा में भी दिख रहा है कि एफआई की सेलिंग कैसे कैसे धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो दूसरा ये पॉजिटिव। तीसरा, ट्रेड डील वाली जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही है। और सर मुझे लगता है कि ट्रेड डील 11 नवंबर के बाद साइन होगी, क्योंकि 11 नवंबर को दूसरे चरण का और आखिरी मतदान बिहार में हो जाएगा। तो उसके बाद ही 12 तारीख को, 12 नवंबर के आसपास ट्रेड डील साइन हो सकती है, क्योंकि मक्का वक्का में अगर कुछ थोड़ा बहुत किया गया तो बिहार इज ए प्रोड्यूसर, तो हो सकता है थोड़ा सा पॉलिटिकली सरकार सोचे कि एक बार पोलिंग हो जाए देन विल डू इट। तो 12 नवंबर के आसपास मुझे लगता है ट्रेड डील होगी। और क्रूड वाली जो है बात सही है, और अब मुझे लगता है 30 तारीख के आसपास जो मीटिंग होने वाली है शी जिनपिंग की और डोनाल्ड ट्रंप की, इसमें कुछ ना कुछ निकलेगा। तो नेट नेट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक नेक्स्ट होने वाला है, क्योंकि सारी घटना इसी अगले हफ्ते में हो जाएंगी। सर तो एक बात आपने एक धीरज जी, इसी स्लाइड पे एक ही चीज मैं गोइंग स्लाइड आपने दिखा दिया। देखिए ये रेड लाइन पे हमने फोकस किया है,
मैं अभी वो ग्रीन बार पे थोड़ा ध्यान दो। हाँ, तो क्या हुआ था कि लास्ट सितंबर में $930 बिलियन था टोटल एफआई होल्डिंग ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, मगर उस सितंबर के गिरावट के बाद वो आ गया था 820 के आसपास, अगले राइट, महीने देखिए, और अब है हाँ, 796। यानी हाँ, एक साल में खाली $20 बिलियन ही एफआई की होल्डिंग कम हुई है। हम ये मंथ ऑन मंथ सेल्स की बात कर रहे हैं, पर आज भी एफआई का उतना देखिए, खाली वो एक महीने का बात है, सितंबर लास्ट ईयर का। उसके हाँ, बाद करीबन फ्लैट है आपको एफआई की लेवल ऑफ होल्डिंग स्टॉक मार्केट हाँ, में, और अभी भी ये 35% ऑफ इंडियन फ्री फ्लोट है। करेक्ट, क्योंकि फ्री फ्लोट को देखना चाहिए। हम कहते हैं कि अरे 16% है, टोटल डीआई का एक्सीड कर दिया एफआई, छाती पे ये करके हम बता रहे हैं, वो सब बात अलग है। फ्री फ्लोट का उनका 35% शेयर है, वो अभी भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्केट की उछाल या गिरावट में, और उनकी फेथ कायम है, वही मैं बताना चाह रहा हूं। एक महीने में उधर $100 बिलियन का बिकवाला हुआ लास्ट सितंबर, उसके बाद देखिए ये 800 के प्लस माइनस 15-20 बिलियन पे लेवल्स पे ही है। तो अभी भी एफआईएस इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, और ज्यादातर एफआईएस अपना होल्डिंग्स को कायम रख रहे हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म एफआईएस। ये मुझे कॉन्फिडेंस दिलवाती है कि उनकी फेथ, ये बिकवाली की खबर सुनते सुनते हमें लग रहा है कि फॉरेनर इंडिया से नाराज हो गए और बात नहीं। एक साल में ठीक है, अच्छा रिटर्न नहीं मिला उनको, पर उसके कारण देखिए सेलिंग भी दब गया। अभी जो यस, जिनको प्रॉफिट बुक करना था वो कर लिए थे लास्ट ईयर शॉर्ट टर्म वाले। एंड हु नोस कि हल्के हल्के वो जो आपने आईटी का बताया वहां पे बाइंग भी चल रही हो, बड़े बैंकों में बाइंग चल रही हो। और मुझे लगता है कि इस शो को ना बहुत गौर से लोगों को देखना समझना, क्योंकि आप पिछले 10 शो को देखिए तो सीक्वेंस में, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल पे आके आप सीक्वेंस में शो देखिए, एक शो में देखिए, आप लगातार उसी थीम को हम लोग आगे बिल्ड करते हुए जाते हैं, और ये डेटा आपके सामने इसीलिए फाइक रखा गया कि आप इसको समझ सकें। तो नेट नेट नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें बहुत सारे पॉजिटिव कॉन्टोर्स बनते हुए दिख रहे हैं। अचानक से एक दिन बनेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे, तब लोग इस शो को याद करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, कि कैसे ऑयल का खेल, तेल का खेल कैसे किया गया है। सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर मुझे दो सवाल है मेरे मन में, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। एक तो आपने एक शब्द कहा कि यूएस में स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति है और इंडिया में रिफ्लेशन है, गुड इन्फ्लेशन। मैंने एक बार आपसे ऐसे मजाक में कहा था कि आरबीआई और सरकार मिलकर मार्केट चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर चीज ऐसी बना दी है कि वो मार्केट को फेवर करती है। तो ये जो दोनों परिस्थितियां बन रही हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि यूएस मार्केट के कंपैरिजन में या किसी और मार्केट कंपैरिजन में भारत ज्यादा पॉजिटिवली प्लेस्ड है? नहीं, वो तो अनडाउटेडली है, मगर क्या है कि हमारी इकोनॉमी की साइज और यूएस इकोनॉमी की साइज में जमीन आसमान का फर्क है ना। कि उनका $30 ट्रिलियन का है, हमारा $4 ट्रिलियन का है। तो आप उनका इकोनॉमी में स्लो ग्रोथ भी इंक्रीमेंटल एडिशन टू वर्ल्ड ग्रोथ भयंकर होगा ना। 2% भी 30 ट्रिलियन के ऊपर सोचिए, और हमारा तो 4 ट्रिलियन पे हमने 10% भी बढ़ गया तो तब भी क्या। बहुत नहीं होगा। तो आई एग्री। इसमें इंडिया और यूएस आर नॉट कंपैरेबल नेशंस, इनफैक्ट वही मैं कह रहा हूँ, हम ग्रोथ रेट्स की बात कर रहे हैं, बट नॉट एब्सोल्यूट ग्रोथ। टोटल जीडीपी कंट्रीब्यूशन अमेरिका का स्ट्रीट अबव है। इनफैक्ट चाइना एट 19 ट्रिलियन विथ 4.5% growth rate is वेरी comparable गुड। to America, because 30 at 2 trillion is 600, so 2%, 30 trillion 2% is 600, but 19 at 4 or 5% is 800। 800, यस यस। करेक्ट। तो एक्चुअली मैं कह रहा हूँ ना, ये चाइना इज द एमर्जिंग सुपर पावर, दैट इज द बैलेंस ऑफ पावर। बहुत से ऐसे डेटा दिखा रहे हैं कि चाइना ने पूरे वर्ल्ड को अपने डेट में फंसा दिया है बाय गिविंग देम चीप लोन्स इन युआन। तो अमेरिका के लिए ये तगड़ा कॉम्पिटिटर होगा चाइना, ऐसे आसानी से नहीं वो निपट पाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि ये पूरी टैरिफ के सिलसिले में ट्रम्प को ही बैक डाउन करना पड़ेगा चाइना के साथ, क्योंकि इम्पैक्ट उसको उधर नेगेटिव हो रहा है। और इंडिया जैसी छोटी देश है उनके लिए, क्योंकि उनके क्या कहते हैं $1.2 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का, यस यस, उसमें इंडिया का 7%। 48 है, which is just 4%, but China accounts for 35% of US trade deficit. So you cannot deal with China जैसे वो इंडिया के साथ डील कर रहा है, सिंपल सी बात है।
और वो एक एक्शन लेगा तो चाइना 2 एक्शन ले सकती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये सब थोड़ी बातें कर रहे हैं, मगर एक्चुअल रियलिटी में वो चीन के साथ ऐसा नहीं डील कर सकता है, और इट्स कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयंकर होंगे। The only country who is taking on US वही तो दम के साथ खड़ा हुआ है। तो इंटरेस्टिंग रहा सर ये वीक। नेक्स्ट वीक काफी कुछ बदलने वाला है और हम लोग इसको देखेंगे, तो होपफुली लोग अपना ट्रेड उस तरीके से बनाएंगे अपना, और बहुत सारे इवेंट्स हैं तो उसके आसपास रखिएगा। लेकिन कैसा अगला हफ्ता रहेगा इंडेक्स वाइज, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे आगे पीछे होती रहेंगी। और मेरा गेस है कि 12 नवंबर से पहले ट्रेड डील इंडिया की साइन नहीं होगी, जब तक यूएस इलेक्शन की बिहार इलेक्शन की सेकंड फेज पोलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती।